और वो तमाम पूर्व सैनिक जिन्होंने इस 111 किलोमीटर की पथ यात्रा में चाहे डीडीहाट के हों, चाहे कनाली छीना के हों, या धारचूला मुंशियारी के हों, या पिथौरागढ़ के हों, मैं उन तमाम सम्मानित साथियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जिन साथियों का इस मंच से नाम नहीं ले पाया उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी। साथियों, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सीमांत बचाओ देश बचाओ है क्या। मैं बताना चाहता हूं, सीमांत बचाओ देश बचाओ हमने इसलिए नारा दिया क्योंकि हम सीमांत के वो लोग हैं, सीमांत को निःशुल्क प्रहरी हैं। अगर हमारा बेटा या हमारा भाई देश की सीमाओं में सैनिक के रूप में काम कर रहा है तो घर में रहने वाली माँ या बाप या भाई या बहन या वो मातृशक्ति वो निःशुल्क सीमा के प्रहरी के रूप में वहां पर काम करते। याद करिए 1962 की लड़ाई, जब भारत चाइना की लड़ाई हुई थी, ये धारचूला सीमांत क्षेत्र के, पिथौरागढ़ के, कनाली छीना के, डीडीहाट के, गंगोलीहाट के, ये वही मातृशक्ति वही बुजुर्ग थे जिनका बेटा अगर सैनिक के रूप में सीमा में लड़ाई लड़ रहा था तो यहाँ की माताएं अपनी जेवर लेकर सरकार के पास गई। उन्होंने कहा अगर सरकार को अगर कहीं पर कोई कमी है तो हम अपनी जेवर देने को तैयार है। घर में रहने वाला तो भाई हो बेटा आर्मी की रसद सामग्री से लेकर उसकी आर्टिलरी तक पूरा सीमा तक ले जाने का काम जिन्होंने किया वो निःशुल्क प्रहरी के रूप में थे। आज मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, 2016 में भी मैं जंतर मंतर में 5 दिन आमरण अनशन में बैठा। हम सोना चांदी नहीं मांग रहे, अडानी अंबानी की तरह करोड़ों रुपए हजारों करोड़ों का जो है कर्जा माफी का मांग नहीं कर रहे। हम केवल मांग रहे अपना अधिकार। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि यह डिजिटल इंडिया है, कैशलेस का जमाना है, संचार की क्रांति का युग है, हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री महोदय इस संचार की क्रांति के युग में आखिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोगों को आप नेटवर्क से वंचित रख रहे हैं। मान्यवर देश की सीमाओं में जाकर सैनिक के साथ आप त्योहार मनाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक उस सैनिक के घर पे उनके घर वालों से बात करने के लिए उनको नेटवर्क की सुविधा नहीं देंगे तब तक आप सैनिक का सम्मान नहीं कर रहे। और ये धारचूला मुंशियारी और पिथौरागढ़ जिला सैनिक बाहुल्य जिला है। मुझे याद है कल में जब परसों 15 तारीख जब मैं मटकोट से निकला तो मुझे एक बुजुर्ग मिले, उमेश सिंह पी जी, जो 83 साल के। उन्होंने कहा बेटा मैं जब 2 लड़ाई लड़के आया, मैं रानीखेत में इंस्पेक्टर के पद में था तो हरीश राव जी हाई स्कूल में पढ़ते थे और जब पहला चुनाव हरीश राव जी लड़े इस क्षेत्र से तो उनको मैंने हाथ पकड़ के जौलजीबी से सेराघाट का पुल पार करवाया। ऐसे भी बुजुर्ग हमारे साथ इस यात्रा में थे। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आर्मी से सेवानिवृत्त कैप्टन गिरधर सिंह जी, जो आज अपने पांव की तकलीफ है, वो मेरे साथ शामिल हुए। उन्होंने कहा भाई तुम हिम्मत मत हारो, हम आपके साथ। आज मैं देखा था जहांगीर से, आज भी वो मेरे साथ इस पद यात्रा में चले। कई ऐसे पूरे सैनिक हैं यहाँ पे जो इस लड़ाई में लड़ते आए हैं। 25-30 साल जिन्होंने ग्राम प्रधान के पद पर सुशोभित रहे, विजय सिंह धामी जी, शायद वो भी 85 साल से कम उम्र उनकी नहीं। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो पूरी पथ यात्रा में पैदल चल रहे हैं, जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उसको बजाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने पूरे पथ यात्रा को आज 4 दिन तक हमारा साथ दिया है। हम लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, उस वाद्य यंत्र को बजाने में वो पूरा सक्षम रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, अगर सीमांत के लोगों की अनदेखी होगी तो कहीं ना कहीं देश को खतरा होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमांत को इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है, चाहे देश की आजादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में हो या सैनिकों के रूप में हो। इस पिथौरागढ़ जिला सबसे पहले नंबर में रहा। यह उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी प्रशासनिक सेवा में 2 प्रमुख सचिव इसी उत्तराखंड इसी धारचूला विधानसभा ने दिए। हमने देश की हर प्रगति में भागीदारी हमारे क्षेत्र के लोगों ने की। हम केवल मांग रहे हैं मोबाइल टावर। और देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम लोग एक मोबाइल टावर नहीं दे पा रहे। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है साथियों। और हम विरोध करना चाहते हैं इस राज्य सरकार का, जहां पर कई सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने जिस जगह पर लोग जानवर तक नहीं रहते थे वहां पर लोगों ने रहा। उस बंजर भूमि को उन्होंने वहां पर जो उपजाऊ बनाया, अपने बच्चों को वहां पे जो है उस भूमि से जो है अनाज पैदा कर उनको पढ़ाया लिखाया और देश की सेवा के लिए भेजा। आज उनको कहते हैं कि ये भूमि तुम्हारी नहीं। कहीं तो कहते हैं भैया ये
है, कहीं पे कहते ये बंजर है, कहीं पे कहते ये नजूल की भूमि है। अरे उस समय याद नहीं आई जब सीमाओं की रक्षा आप कर रहे थे उस बंजर भूमि में बैठकर, जहां पर आपकी सेना नहीं जा सकती थी, वहां पर उन्होंने रहे, उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम किया। आज उनको एक जिला विकास प्राधिकरण जैसा काला कानून थोपकर उनके घर तोड़ने के आदेश दिए जा रहे हैं, उनको वहां से हटाने का आदेश दिया जा रहा है। एक तरफ से कहते हो पलायन रखो, पलायन आयोग बनाते हो, और दूसरी तरफ से जो लोग पहाड़ों में रहना चाहते हैं उनको मजबूर पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे मीडिया के साथी के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, हमारे जो है एलआई के माध्यम से, आईबी के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं त्रिवेंद्र सरकार को और इस अंधी पहड़ी मोदी सरकार को, जो कुंभकर्णी नींद में सो चुकी है, जो इस प्रचंड बहुमत के घमंड में जनता का हित कर रही है। मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं। जो माननीय हरीश रावत जी की सरकार में 160 सड़कों का जो स्वीकृति पत्र धारचूला मुंशियारी का था, आखिर आज उन सड़कों का काम क्यों रोका गया है? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या दिक्कत थी? क्या उन लोगों ने क्या बिगाड़ा? आपका नामिक के लोगों ने क्या बिगाड़ा? कुड़ी जीमा साहिब वालों के लोगों ने क्या बिगाड़ा? सेमली के लोगों ने क्या बिगाड़ा? आपके धारचूला के कांटा के लोगों ने क्या बिगाड़ा? धारचूला के उन तमाम क्षेत्रों के लोगों ने जिनके लिए रोड स्वीकृत थी, आज भी आप उनके रोडों को जो है आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। अभी रास्ते में मुझे लुमती के लोग मिले, 4 साल पहले जिस सड़क का हमने टेंडर कर दिया था मल्ला लुमती से मल्ला लुमती की, उन्होंने बताया कि यह टेंडर कैंसिल कर दिया गया। 4 साल जिस सड़क का टेंडर हो गया हो उस सड़क का काम शुरू नहीं हुआ, तो ये सरकार किस तरह जा रही है और किस तरह बदले की भावना धारचूला से ले रही है, आप देख सकते हैं। अभी पूर्व सैनिक चंद जी कह रहे थे कि मैं पुल का मामला आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। 2013 की आपदा के बाद हमने जहां पर झूला पुल के हमला तो मोटर पुल स्वीकृत किए, पैसा भी दिया, काम भी स्वीकृत हो गया था। लेकिन जब से ये सरकार आई, चाहे बसंत कोट का पुल हो या खरोड़ी मनकोट का मोटर पुल हो, आज भी इसका एक पत्थर आगे नहीं बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, मैं मानता हूं धारचूला के लोग हरीश धामी से जो है भाजपा की जो है दुश्मनाई हो सकती है, लेकिन धारचूला की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा? मैं कहना चाहता हूं दुश्मनाई लेनी है हरीश धामी से, लोग जनता के साथ मत करो। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, वो तटबंध जिन तटबंधों के लिए हम पैसा स्वीकृत कर गए थे, जिनका निर्माण होना था, और वो तटबंधों का निर्माण कब होगा? हमारे उन विद्यालयों में जहां पर कोई अध्यापक नहीं जाता था, चाहे नामिक का हो या हमारा दारमा 14 व्यास का हो, जहां पर हमने गेस्ट टीचरों की नियुक्ति करके वहां के विद्यालयों में उन बच्चों को जो है शिक्षा देने का काम किया था, आखिर आज तक उन विद्यालयों में अध्यापक आप क्यों नहीं भेज रहे? एक तरफ से गेस्ट टीचरों का मामला आप सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, दूसरी तरफ से हमारे जो पहाड़ के लास्ट गांव में थे उनको जो है आप ट्रांसफर करके जो है मैदानी क्षेत्र में भेज देते हैं, लेकिन वहां पर अध्यापक नहीं भेजते, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं भेज रहे। तो मैं पूछना चाहता साथियों आपके माध्यम से, आखिर ये सरकार इस पिथौरागढ़ जिले के साथ, इस सीमांत क्षेत्र के साथ इस तरह का दुखला व्यवहार क्यों कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं उन मित्रों से जिनसे हमने अपील की थी कि यह लड़ाई जनता के हित की लड़ाई हरीश धामी की नहीं, कांग्रेस की नहीं है, अपील भी की थी। लेकिन जवाब कल एक भाजपा के एक मित्र जब अपने सोशल मीडिया में डालता है कि जाजर देओल में हरीश धामी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। अरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं धारचूला की जनता के लिए अगर हरीश धामी को मरना भी होगा तो सीने में गोली खा के मरेगा। मैं सैनिक का बेटा हूं और उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके नेताओं ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, अपना एक एक खून का कतरा इस देश को इसकी प्रगति में सींचने का काम किया है। मैं कोर्ट से की हालात नहीं हूं और मैं अपने उन मित्रों को क्या कहना चाहता हूं, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, ये हरीश धामी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। उसके साथ धारचूला के 85,000 मातृशक्ति और युवाओं के बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तुम कोशिशें कर लो, तुम चाहे कितना ही बदनाम करने की कोशिशें करो, हमें कोई परवाह नहीं। मैं वही हरीश धामी जो 2012 में जब पहली बार राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, हरीश रावत जी के आशीर्वाद से, प्रदीप टम्टा जी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला था, मैं जनता के बीच गया, मैंने कहा अगर मैं विधायक बना तो मेरे बिहार हटाऊंगा
अगर मृग बिहार नहीं हटाया तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। 1986 से जितने भी विधायक उस क्षेत्र के रहे उन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बनाया था। हर चुनाव में कहते थे कि मृग बिहार हटाएंगे, चुनाव के बाद कहते थे कि भैया मामला सुप्रीम कोर्ट में। हमने लड़ा, माननीय हरीश राव जी के आशीर्वाद से, भाई प्रदीप टंडा जी के सहयोग से हमने उस मृग बिहार को भी हटाने का काम किया। वहां के लोग जो दशकों वर्ष से आरक्षण की मांग करते थे उनको आरक्षण देने का काम भी किया। लेकिन दुख होता है, बहुत से हमारे मित्र कहते हैं कि इस ओबीसी से क्या मिला। अरे मैं पूछना चाहता हूं साथियों, जितने भी एसआई बने ओबीसी से वो हरीश धामी के परिवार से नहीं बने। जितने भी प्रवक्ताओं में नियुक्ति हुई वो हरीश धामी के परिवार से नहीं हुए, आपके बीच से हुए। जो बच्चा आगे 42 साल पार कर गया था तो वो भी आज प्रवक्ता बना है। जिसने कभी सिपाही बनने की उम्मीद नहीं थी वो आज प्रदेश का दरोगा बन के 2 स्टार लगा के घूम रहा है। हरीश धामी ने नहीं, आप लोगों ने जो 2012 में अपने इस बेटे को अपने सेवक के रूप में काम करने का मौका दिया उसका परिणाम था। हरीश राव जी की सोच थी जिन्होंने उस क्षेत्र की पीड़ा को देखी। मैं केवल कहना चाहता हूं साथियों, आज अगर इस प्राधिकरण से सबसे अगर ज्यादा प्रभावित कोई होगा तो पिथौरागढ़ से लेकर धारचूला मुनस्यारी के लोग होंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई एससी की जमीन में बसा है तो कोई एसटी की जमीन में बसा है, कोई सामान्य की जमीन में एसटी एससी का भी व्यक्ति बैठा। हम लोगों के बीच कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी, हम लोगों के बीच एक आपसी समझौता होता था, एक भाईचारा होता था। मैंने कहा तू मेरा मित्र है, बैठ मेरी जमीन पे बना मकान। हमने मकान बना ली। लेकिन आज ये काला कानून प्राधिकरण कहता है पहले भैया 143 करो, नक्शा पास करो, और नक्शा पास 65,000 रुपए लग रहे, मैंने सुना। अरे हम मानते हैं जो 1 मंजिला बन गया चलो उसको छोड़ देते, 2 मंजिले का पास करते। अब सुनने में आ रहा है ऐसे दलाल बैठ गए प्राधिकरण में, वो कहते हैं कि भैया 1 मंजिले का भी नक्शा पास करना पड़ेगा, उसका अलग से जो टायर लगानी पड़ेगी डबल इंजन के लिए, और टायर पैसे की है, कागजों की टायर नहीं है, वो पैसे की टायर है। तो साथियों इस गूंगी पहरी कुंभकर्णी सरकार को सचेत करना होगा। आज अगर कहीं पर कोई विरोध करता है, अधिकारी को दबाव देते हैं भैया इसको करो, जब जनता उस अधिकारी के विरोध में खड़ा हो जाता है तो कहते हैं भैया इस अधिकारी को हमने सस्पेंड कर दिया। अरे गलती तुम करो और सजा कर्मचारी अधिकारी को दो। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, आज ये देश और ये प्रदेश किस ओर जा रहा है? और मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को चैलेंज करना चाहता हूं, मेरी विधानसभा में जो हमने काम किए थे उन कामों को अगर एक पैसा भी उन्होंने अगर किस्त दिया है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस जिला प्राधिकरण में कह रहा हूं, इस जिला अधिकारी के प्राधिकरण में कह रहा हूं, जब से हमारी सरकार गई इन्होंने 1 पैसा तक हमको नहीं दिया। पेपरों में कहते हैं कि हर विधायक को 10 करोड़ रुपए देंगे, 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत देंगे उनके क्षेत्र के लिए, और जनता आके हमको कहती है विधायक जी कहां गए 10 करोड़, कहां गए मुख्यमंत्री जो है राहत के 50 लाख। मैं आपको बताना चाहता हूं कल 50,000 रुपए इन 3 सालों में मेरे विधानसभा के एक व्यक्ति को मिला है, और वो भी हरीश धामी के पत्र में नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के पत्र में मिला है। तो साथियों मैं कहना चाहता हूं, मैं आप सबके माध्यम से, इस प्रशासन के माध्यम से इस कुंभकर्ण सरकार को बताना चाहता हूं, आज अभी तो हमें शांतिपूर्वक यात्रा कर रहे हैं, यह हमारी शांति यात्रा है। अगर ये लूली गूंगी सरकार, बेरी सरकार अगर आज हमारे इस वाद्य यंत्रों से इस जनता के 111 किलोमीटर की पद यात्रा से भी अगर सचेत नहीं हुए तो हम खून बहाने में भी देरी नहीं करेंगे। हम खून भी कर सकते हैं और अपना खून भी बहा सकते हैं। ये प्रशासन और सरकार के माध्यम से इस गूंगी बेरी सरकार को कह देना चाहता हूं, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग हैं। अगर ज्यादा दबाओगे आप देख लीजिए, किसी पेड़ की टहनी को आप उतना ही दबा सकते हैं जिसकी उसकी क्षमता है। जरूरत से ज्यादा दबाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, या तो टहनी टूटेगा या वो टहनी अगर छटकेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और दोनों ही तरफ से सरकार का ही नुकसान होगा। मैं कह देना चाहता हूं, अब वहां के युवाओं ने, बुजुर्गों ने ठान लिए बहुत हो गई, भारत माता की जय, बहुत हो गई उत्तराखंड की जय। जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम औरों की भी जय करने को तैयार हैं। और मैं उनको भी कह देना चाहता हूं जो भी आपको बहुत बड़े देशभक्ति की बात कहते हैं, मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, 1971 लड़ाई हुए एक सिपाही का बेटा हूं। हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, ना मेरे
परिवार में कोई राजनीति पर मेरा कोई इतिहास है। मेरे रिश्ते नाते से लेकर जितना ढूंढोगे देश की सेना में जो है सैनिक के रूप में आपको मिलेगा, चाहे मेरी विधानसभा हो या मेरी हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं बता देना चाहता हूं उन मित्रों को, एक सैनिक का बेटा हूं, लड़के अपना अधिकार लेना जानता हूं। जब अपनी सरकार के खिलाफ काली पट्टी बात के सदन में जा सकता हूं तो तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मैं कुछ करना चाहता हूं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता देना चाहता हूं कि अब नहीं चलेगी ये दोहरी नीति। देश के प्रधानमंत्री को भी कह देना चाहते हैं नहीं चलेगी ये दोहरी नीति। अगर सीमाओं की अगर रक्षा करनी है, सीमांत के लोगों की अगर बात नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं पछताओगे। हम उसी उत्तराखंड के लोग हैं, जिस तरह आज आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर तमाम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं नक्सलवाद कहीं आतंकवाद से लोग प्रभावित है, लेकिन हम स्वाभिमानी लोग हैं। हमने हमेशा जब ये पूरा देश माओवाद से ग्रस्त था, हमने अपने क्षेत्र में माओवाद को भी कदम नहीं रखने दिया। लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं हम आपको मजबूर कर देंगे आपको झुकने के लिए। मैं आज आप सबका तहे दिल से उन मातृशक्ति का, उन युवा साथियों का, बुजुर्गों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं। 120 किलो का शरीर का भार लेकर मैं आपके बीच चला हूं। यह कोई मेरी शक्ति नहीं है। जब मैं देख रहा था मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी कदम से कदम मिला के चल रहे थे तो मुझे भी जोश आया, और आप ही के जोश और आप ही के प्रेरणा के से मैं 111 किलोमीटर का इस पद यात्रा को तय कर पाया हूं। और मैं आज कहना चाहता हूं, अगर ये सरकार नहीं सुनी तो बजट सत्र में हम फिर विधानसभा का घेराव भी करेंगे और वहीं पर अपना आंदोलन अनशन शुरू करेंगे। मैं आप सबके माध्यम से कहना, और आज हम यहाँ पे ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्वक हम यहाँ से वापसी करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ इस सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ। अभी हम प्रार्थना ही कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं। जो बदला लेना होगा हरीश धामी से लीजिए, लेकिन धारचूला मुछियारी की जनता से नहीं। उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उन विचारों में तो केवल विकास का साथ दिया। उन्होंने देखा 2012 में हरीश धामी बना, हरीश रावत की सरकार ने तमाम जितनी योजनाएं थी धारचूला मुछियारी के लिए काम करने का काम किया, इसलिए उन्होंने हरीश धामी को जिता के भेजा। मैं कहता हूं आपसे, आप काम करिए। आप धारचूला की जनता का अगर जीतना है तो उनका दिल जीतिए, वहां पर काम करके जीतिए तो निश्चित तौर पर आपका विधायक बनेगा। अगर आप ऐसे ही रवैया करेंगे तो हरीश धामी को और मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको जो करना हो हरीश धामी के साथ करना, आपके सामने खड़ा हो। तुम तो 56 इंच का सीना कहते थे, तुम्हारा तो 56 इंच का नहीं है। अगर नापोगे तो 110 इंच का सीना यहाँ निकलेगा। गोली चलानी होगी, सीने में चलाना, पीठ में गोली नहीं खाऊंगा। अगर मेरे क्षेत्र के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो गोली चलाना भी जानता हूं और कैसे बदला लिया जाता है वो भी जानता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका जो है मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद, नमन, प्रणाम आप सबको। जो आप लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि जिलाधिकारी यहाँ पे अगर हैं तो वो ज्ञापन लेने आए, नहीं तो उनका जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर हम लोगों का ज्ञापन हम DDR और धारचूला की तरफ से हमने जो ज्ञापन लाया हम आपके माध्यम से जो है जनता के सामने आपको देना चाहते हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोग सभी लोग बैठ जाइए, अभी ज्ञापन दे रहे हैं। हरीश धामी जी ने इस ऐतिहासिक यात्रा में अपना भाषण यहाँ पे दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी सक्षम अधिकारी है जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में वो इस ज्ञापन को लेगा। ज्ञापन को हम प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम बना रहे हैं।